नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम समझेंगे ग्रहों की अवस्था। ग्रहों की ये 7 प्रकार की अवस्था आज हम समझने वाले हैं और साथ ही साथ उदाहरण से इस कुंडली पर भी समझेंगे। आज का यह क्लास जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवस्था को ज्ञात करके आप फलादेश की सटीकता और प्रश्न कुंडली पर प्रश्नों का सटीक उत्तर दोनों बड़ी गहनता से ज्ञात कर सकते हैं। इस अवस्था से ग्रहों का फलादेश ज्ञात हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए आज के क्लास को और आप इसे नोट कर लीजिए। इसको याद करके आप फलादेश भी ज्ञात कर सकते हैं और प्रश्न कुंडली जब आप देखेंगे तो प्रश्न कुंडली पर भी इसे अप्लाई करके प्रश्नों का सटीक उत्तर दे सकते हैं। तो दोनों ही कुंडली के लिए, जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली के लिए आज का यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं दीप्त अवस्था के बारे में। इसके लिए चलिए कुंडली बना लेते हैं। उदाहरण के लिए तो आज हम सिंह लग्न की कुंडली बना लेते हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ये 5, ये लग्न हो गया। तो ये सिंह लग्न की कुंडली हो गई। मैं आपको एक ग्रह के सारे अवस्था बताऊंगा और साथ ही साथ अलग अलग ग्रहों से भी इन अवस्थाओं को बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैं समझ रहा हूं कि यदि एक ही ग्रह के ये सारे अवस्था मैं आपको बता दूं तो आपको समझने में सरलता होगा। उसके साथ साथ अन्य ग्रहों को भी आप जोड़ लीजिएगा और जब आप ग्रहों का ऊंच नीच स्वराशि आदि ज्ञात है तो ये अवस्था आप बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। हालांकि मैं एक ही ग्रह से बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप उसके फलादेश में अंतर भी, इस अवस्था से जो अंतर आएगा वह भी आप समझ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहली जो अवस्था है दीप्त अवस्था। जो ग्रह जन्म कुंडली में अपने उच्च राशि में होते हैं, यानी अपनी उच्च की राशि में बैठ जाएं, तो उस ग्रह को दीप्त ग्रह कहा जाता है। जैसे कि सूर्य मेष राशि में बैठा हो, चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा हो, बृहस्पति कर्क राशि में बैठ जाए, मंगल मकर राशि में बैठ जाए, शनि तुला राशि में बैठ जाए, बुध कन्या राशि में बैठ जाए, यानी ग्रहों की जो उच्च राशि है उस राशि में यदि वो ग्रह बैठ जाता है तो वह दीप्त अवस्था का कहलाता है। और ऐसा ग्रह कार्य सिद्धि कराता है और ऐसा ग्रह जीवन में उस भाव से संबंधित फल और जिस भाव का वह अधिपति है, इन दोनों भावों का फल वृद्धि हो जाता है। साथ ही साथ उस ग्रह का जिस भाव पर दृष्टि होगी उस भाव के फल में भी वृद्धि होगी। यहाँ आपको मैंने जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली दोनों का ही बात बता दिया। यानी कि आप प्रश्न कुंडली पर देख रहे हैं तो उच्च का ग्रह कार्य सिद्धि कराने वाला होगा और जन्म कुंडली पर वो ग्रह जिस भाव में उच्च का हुआ है उस भाव के फल में वृद्धि कर देगा। जिस भाव का वह अधिपति है उस भाव के फल में वृद्धि कर देगा और जिस भाव पर उसकी दृष्टि है वहां भी अच्छा करता है। जैसे मान लीजिए सूर्य मेष राशि में बैठ जाएं तो ये सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो यदि आप प्रश्न कुंडली में देख रहे हैं तो ये सूर्य कार्य सिद्धि कराने वाले हो जाएंगे और जन्म कुंडली में ये भाग्य की वृद्धि करने वाले होंगे क्योंकि ये भाग्य भाव में बैठे हैं और ये लग्न भाव के मालिक हैं। तो लग्न भाव का भी फल अच्छा करेंगे और इस ग्रह को, इस सूर्य को, मेष राशि में बैठे सूर्य को दीप्त अवस्था का ग्रह माना जाता है। दीप्त अवस्था का यह ग्रह हो जाता है। अब यही ग्रह यदि अपनी नीच राशि में बैठ जाए तो वह दीन ग्रह कहलाता है और ऐसा ग्रह दुख का कारक माना जाता है, दुख देने वाला होता है, कष्ट देने वाला होता है। तो ये सूर्य नीच कहाँ होते हैं? तो तुला राशि में। यदि यही सूर्य तुला राशि में बैठ जाएं तो ये दीन अवस्था के हो जाएंगे, दुख देने वाले होंगे, कष्ट देने वाले होंगे, परेशानी देने वाले होंगे। और ये पराक्रम, जैसे सिंह लग्न की कुंडली हो गई तो ये पराक्रम भाव में नीच के हो गए। तो ऐसा जातक पराक्रमहीन, भाई बहनों से वैर्य, वैमनस्यता और लग्न का भी फल अच्छा नहीं हो पाता है और प्रश्न कुंडली में दुख कारक हो जाता है, कलेश कारक हो जाता है और कार्य सिद्धि नहीं हो पाती है।
तो आप इस प्रकार से फल ज्ञात कर सकते हैं। तो दीप्त अवस्था कब? जब ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे। और दीन अवस्था कब? जब ग्रह अपनी नीच राशि में बैठ जाए। अब तीसरी अवस्था है मुदित अवस्था। जब ग्रह अपने मित्र ग्रह की राशि पर बैठता है तो वो मुदित कहलाता है, और यह ग्रह आनंद प्राप्ति का द्योतक होता है। मुदित ग्रह कौन सा होता है? जब ग्रह अपनी मित्र राशि में बैठे। जैसे सूर्य की बात करें तो यही सूर्य जाकर बृहस्पति की राशि में बैठ जाएं या मंगल की राशि में बैठ जाएं तो ये मुदित कहलाएंगे। जैसे कि अब देखिए मेष राशि में बैठेंगे तो ये मेष राशि सूर्य की मित्र की ही राशि है, लेकिन यहाँ ये दीप्त अवस्था के भी हो जाते हैं और मुदित अवस्था भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ ये दीप्त अवस्था के हैं तो मुदित से श्रेष्ठ फल हो जाता है दीप्त का, तो इसलिए यहाँ इन्हें दीप्त मानिए। लेकिन यही सूर्य अपने मित्र मंगल के यदि वृश्चिक राशि में बैठ जाएं तो यहाँ इनको मुदित अवस्था का माना जाएगा। या यही सूर्य बृहस्पति की किसी भी राशि में बैठ जाए, जैसे धनु में बैठ गए या मीन में बैठ गए, तो ये मुदित अवस्था के माने जाएंगे और आनंद प्राप्ति का द्योतक होता है, और ऐसा भी ग्रह श्रेष्ठ फल करने वाला होता है। अब ग्रह यदि अपने राशि में बैठ जाए, ये तो मुदित हो गया। अब जब ग्रह अपने राशि का होता है तो उसे स्वस्थ अवस्था का माना जाता है, स्वस्थ अवस्था का कहा जाता है। और ऐसा ग्रह बड़ा श्रेष्ठ होता है अपने भाव के लिए भी और प्रश्न कुंडली में फल कथन में भी बड़ा सहायक और कार्य सिद्धि करने वाला होता है। ऐसा ग्रह मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और उस भाव से संबंधित फल में वृद्धि करने वाला होता है, कृति और धन वैभव को प्रदान करने वाला होता है। साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रखिए कि वो ग्रह जिस चीज का कारक है वह भी देगा, और जिस भाव का अधिपति ग्रह है उस भाव से जो बातें विचार की जाती हैं वह भी देगा। जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पर बैठ जाए तो सिंह राशि इनकी अपनी राशि है, तो सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। तो यहाँ ये सूर्य स्वस्थ अवस्था के हो जाएंगे तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी दिलाएंगे, और लग्न भाव का जो फल होगा वह भी आकर्षक दिव्य और प्रभावशाली होगा, जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। अब ये यहाँ लग्न भाव में है इसलिए व्यक्तित्व को हम जोड़ेंगे, पंचम में होते तो हम संतान भाव जोड़ेंगे, विद्या बुद्धि विवेक, और यदि द्वितीय भाव में होते तो धन आदि का विचार होता। यदि दशम भाव में सिंह राशि में सूर्य होते तो पद प्रतिष्ठा और कार्य क्षेत्र का विचार होता, और साथ ही साथ सूर्य के कारकत्व का विचार होता है। यानी कोई भी ग्रह, जैसे कि हमने यहाँ सूर्य से समझा, बुध मान लीजिए कन्या राशि में हो या मिथुन राशि में हो, चंद्रमा ग्रह कर्क राशि में हो, तो वो स्वस्थ ग्रह कहे जाएंगे और वह अपने उस भाव का फल करेंगे, और जिस भाव के वो अधिपति है साथ ही साथ जिस चीज के वो कारक ग्रह है, ये दोनों फल वो अच्छे मात्रा में देंगे जातक को। अब बात करते हैं सुप्त अवस्था का। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ग्रह यदि अपने शत्रु राशि में बैठ जाएं तो उसे सुप्त अवस्था का ग्रह माना जाता है। शत्रु राशि, अब आप नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र ध्यान रखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रह के शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं। जैसे सूर्य का नैसर्गिक शत्रु शनि ग्रह है और शुक्र ग्रह है, तो यही सूर्य यदि कुंभ राशि में बैठे हों या मकर राशि में बैठे हों या शुक्र की राशि पर बैठ जाए वृषभ में हो या यही तुला में हो, तो देखिए तुला में यहाँ नीच के भी हो जाते हैं, तो ये सुप्त अवस्था के हो जाते हैं। इसके कारण यदि ये शत्रु राशि में हो या नीच राशि में बैठ जाए तो जातक के लिए अशुभ होते हैं, निकृष्ट फल करने वाले होते हैं। फल स्वरूप जातक को शत्रु भय भी लगता है। जब ग्रह अपने शत्रु राशि में बैठ जाए तो ऐसे जातकों को शत्रु भय भी महसूस होता है, और जिस भाव के अधिपति हैं उस भाव के फल में भी और जिस चीज के ये कारक हैं उसके कारकत्व में भी कमी आ जाती है जब ग्रह सुप्त अवस्था का हो जाता है, यानी शत्रु राशि में जाकर बैठ जाता है। तो अब अवरोही अवस्था, जिसको कहते हैं नीचाभिलाषी, यानी ग्रह अपनी नीच राशि में जाने से ठीक पहले की राशि में हो। जैसे कि सूर्य यहाँ नीच के होते हैं 7 नंबर की राशि में, तो 7 नंबर की राशि से ठीक पहली वाली राशि में हो।
7 से ठीक पहले की राशि आती है कन्या, यानी सूर्य जब कन्या राशि में बैठ जाएं तो इन्हें यहाँ नीचाभिलाषी कहा जाएगा, क्योंकि 6 से निकलते ही ये सीधे नीच राशि में जाएंगे। तो ऐसा ग्रह अवरोही अवस्था का कहलाता है, अर्थात अपनी नीच राशि की ओर जाने वाला होता है, उसे हीन मान लिया जाता है। यह ग्रह अर्थनाश का कारक है। और साथ ही साथ भाव और कारकत्व तो आप ध्यान ही रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है और सूर्य दूसरे भाव में है कन्या राशि में, तो इन्हें नीचाभिलाषी कहा जाएगा, क्योंकि कन्या राशि से ये आगे बढ़ेंगे तो अपनी नीच राशि में हो जाएंगे। तो इस अवस्था में जब सूर्य कन्या राशि में हो तो इस सूर्य को अवरोही या नीचाभिलाषी कहा जाएगा। अब आप इसको ध्यान रखना है, किसी भी ग्रह का आप विचार कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, तो मंगल यदि यहाँ पर बैठे हों मिथुन राशि के, तो ये अवरोही अवस्था के कहे जाएंगे, नीचाभिलाषी कहे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ठीक ये कर्क राशि में जाएंगे जहां ये नीच के हो जाते हैं। ऐसा ग्रह अर्थनाश करने वाला, धननाश करने वाला और निकृष्ट प्रभाव देने वाला होता है। अब प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार उच्चाभिलाषी समझ लीजिए, अवरोही हो गया, उच्चाभिलाषी या उच्चाभिमुखी, जैसे ग्रह अपनी नीच राशि से ठीक पहली वाली राशि में होता है तो नीचाभिलाषी हो जाता है, ऐसे ही ग्रह जब अपनी उच्च राशि से ठीक पहले वाली राशि में होता है तो वह उच्चाभिमुखी या उच्चाभिलाषी कहा जाता है। जैसे कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं तो यहाँ ये मीन राशि में बैठ जाएं तो यहाँ ये मित्र की राशि में भी कहलाएंगे और उच्चाभिमुखी भी कहलाएंगे, यानी अपनी उच्च राशि की ओर जा रहा ग्रह, ऐसा ग्रह सुवीर्य कहलाता है। जब उच्च राशि की तरफ कोई ग्रह जाता है तो इसे सुवीर्य कहते हैं। ऐसा ग्रह भी शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, शुभ फल की प्राप्ति कराने वाला होता है जब यह अपनी उच्च राशि की तरफ जाए। जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ धनु राशि में बैठ जाएं तो धनु राशि से ये मकर में आएंगे जहां ये उच्च के होते हैं, तो ऐसा मंगल उच्चाभिमुखी होता है, कहलाता है, और इसे सुवीर्य अवस्था का भी कहा जाता है। ऐसा ग्रह सुवीर्य कहलाता है और श्रेष्ठ फल देने वाला, उत्तम फल देने वाला होता है। यानी अवरोही और उच्चाभिमुखी ग्रह, यानी अपने नीच राशि से ठीक पहले बैठा ग्रह अवरोही नीचाभिलाषी और अपनी उच्च राशि से ठीक पहले बैठा ग्रह उच्चाभिमुखी होता है। अवरोही अशुभ और उच्चाभिमुखी श्रेष्ठ फल होता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सातों अवस्था आप समझे होंगे और इस अवस्था के आधार पर आप ग्रहों का बलाबल ज्ञात कर सकते हैं, ग्रहों का फल ज्ञात कर सकते हैं, जो आपके जन्म कुंडली पर फल कथन के लिए और प्रश्न कुंडली में प्रश्नों के सटीक उत्तर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे नोट करिए, याद करिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।